हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में हम भूगोल और राजनीति शास्त्र के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया था कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में या अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम सामाजिक ज्ञान के विभिन्न विषयों के बीच परस्पर संबंधों का, उनके बीच अंतर का और दोनों या सारे विषय एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं इसका अध्ययन करते हैं। आज हम इसी श्रृंखला में भूगोल और राजनीति शास्त्र के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेंगे। हमने जब हम 11th स्टैंडर्ड में हुआ करते थे तब हमने पढ़ा था कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। एक है जनसंख्या, एक है भूभाग और एक है अपने आप में सरकार और एक है संप्रभुता। तो भूमि और जनसंख्या, इन दोनों तत्वों का भूगोल में अध्ययन किया जाता है और इधर राज्य जो राजनीति शास्त्र की अहम सामग्री है उसमें किसका अध्ययन होता है? भूमि का भी अध्ययन है उसके अंदर और अपने आप में जनसंख्या का अध्ययन है। जनसंख्या के अध्ययन का मतलब यह है कि जो जनसंख्या है उसकी कार्य क्षमता कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है। इसके अलावा भूमि का मतलब यह है कि राज्य की सीमाओं की हम बात कर रहे हैं। एक राज्य की सीमा कितनी है, वो राज्य अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्या करता है, उसके सैनिक क्या करते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम राजनीति शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक देश की विदेश नीति जो है वो भूगोल पर निर्भर करती है। भारत की अगर विदेश नीति की बात करें तो उसकी विशेष प्रकार की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था और उसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था तो उस स्थिति में भी हमने देखा था कि एक छोर पर साम्यवादी देश थे और दूसरे छोर पर पूंजीवादी देश थे। अगर भारत साम्यवादी देशों के ग्रुप में शामिल हो जाता और तो पश्चिम में जो पूंजीवादी देश थे वो क्या हो जाते, उसके दुश्मन हो जाते और भारत को क्या करना पड़ता, सैनिक संधि का भी सदस्य बनना पड़ता और फिर भारत को अनर्गल विवादों में उलझना पड़ता। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो उसे सुरक्षा के ऊपर खर्च करना पड़ता। इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को निर्गुण बनाए रखा। भारत जहां पर अवस्थित है उसकी अवस्थिति ने उसकी विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो कहा करता था और फ्रांस का क्लीमेंशो जो था वो कहा करता था कि हमारे सैनिक के खून की एक एक बूंद पेट्रोल की एक एक बूंद के बराबर है। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि पेट्रोल की एक एक बूंद की कीमत और हमारे सैनिकों के खून की एक एक बूंद की कीमत जो है वो बराबर है। तो निश्चित तौर पर भूगोल जो है वो एक देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है और विदेश नीति भूगोल के ऊपर निर्भर करती है। अगर कोई देश चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है या उसके चारों तरफ समुद्र है या 3 तरफ से समुद्र है और 3 तरफ से पहाड़ है तो वो अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है और उसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक सुरक्षा जो है वो अपने आप में प्राप्त होती है। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत था उससे भारत को महसूस होता था कि यह प्राकृतिक सीमा जो है वो उसे चीन से सुरक्षा प्राप्त करेगी। लेकिन 1962 की जो भारत और चीन की जो लड़ाई हुई उसमें ये जो प्राकृतिक सुरक्षा जो थी वो काम नहीं आई, या भारत का जो भ्रम था कि हिमालय पर्वत उसकी रक्षा करने में अहम भूमिका निभाएगा वो कोरा भ्रम साबित हुआ, क्योंकि चीनी सैनिक जो थे वो भारतीय सीमा के अंदर घुसकर आ गए थे। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं, जैसे बर्मा चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो सफल हुआ। वो विशेष प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति के कारण ही वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो था वो सफल हुआ था। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि समशीतोष्ण जलवायु वाले प्रदेशों में शासन व्यवस्थाएं जो हैं वो सफल होती है। कोई भी शासन व्यवस्था हो वो सफल होती है और इसके अलावा जो कार्य क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है लोगों की, और विकास की दर जो होती है वो भी अच्छी होती है। बजाय कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने वाले देशों में जो कार्य क्षमता होती है लोगों की वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो समशीतोष्ण जलवायु जो होती है वो सबसे अच्छी जलवायु होती है। और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड जो था वहां पर संविधान जो था वो अलिखित था और अलिखित संविधान
और लोगों के मन में परंपराओं की बात जो थी वो इसी कारण से हुई थी कि इंग्लैंड में समशीतोष्ण जलवायु जो थी वो हुआ करती थी, इसलिए वहां पर संसदीय प्रजातंत्र जो था वो अपने आप में वहां पर क्या हुआ, सफल हुआ। तो भूगोल जो है वो क्या करता है, प्रभावित करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, एक देश की विदेश नीति को। जैसे भारत की सीमाओं पर दो उसके प्रबल शत्रु हैं, एक है पाकिस्तान और एक है उसका चीन। एक प्रबल शत्रु है चीन और एक प्रबल शत्रु है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से भी खतरनाक उसका जो पड़ोसी देश है वो कौन है, चीन, जो भारत का शत्रु है। और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, हम चीन के साथ सीमा विवाद मैकमोहन रेखा के संबंध में वो विवाद हम पाते हैं। दुनिया के और भी देशों में क्या देखने को मिलते हैं, सीमा विवाद देखने को मिलते हैं। राज्यों के बीच में भी, भारत में भी कुछ राज्यों के बीच में सीमा विवाद हमको देखने को मिलते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि जलवायु जो होती है वो भी क्या करती है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालती है, प्रशासन के कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करती है, प्रशासन के समक्ष क्या करती है, चुनौतियां उपस्थित करती है। तो जो जलवायु होती है उसका भी इफेक्ट प्रशासन के ऊपर पड़ता है। प्रशासन जो कार्य करना चाहता है, जो योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जलवायु कैसी है वहां की। जैसे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है या बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो उस स्थिति में प्रशासन के सामने अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं और सरकार को भी अपनी क्षमताओं से अधिक काम करना पड़ता है। और कई बार जब वो अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम करने के बाद भी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त जनता की मदद करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय जनता का गुस्सा देखने को मिलता है और वो क्या करती है, उनको सत्ता से अपदस्थ कर देती है। बिहार में चुनाव हुए, हमने देखा कि बाढ़ और कोरोना जो महामारी थी उसका प्रभाव हमको देखने को मिला, और वोटिंग बिहेवियर जो था उसको भी प्रभावित करने में ये जो समस्याएं थी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो भूगोल और राजनीति शास्त्र दोनों का परस्पर संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि भू राजनीति नामक एक नए विषय का आरंभ जो है वो हुआ है। और आप ध्यान रखिए कि जो प्राकृतिक संपदा है, जितने भी खनिज पदार्थ धरती के गर्भ में से निकाले जाते हैं, वो एक देश को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसकी राष्ट्रीय आय को, उसकी इकोनॉमी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। विदेशी मुद्रा के भंडार को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर एक देश में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है और उनके दोहन की पर्याप्त क्षमता उनके पास में है और उनका दोहन किस प्रकार से किया जाना है, अगर सरकार ये जानती है और उसको दोहन करने के तरीके और तकनीकें उनके पास में है, तो निश्चित रूप से उस देश को समृद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और उस सरकार के सामने चुनौतियां जो है वो कम होंगी और विकास के बहुत सारे उनके सामने क्या होंगे, विकल्प होंगे, और वो सरकार जो है वो ज्यादा समय तक कार्य कर सकेगी। तो निश्चित तौर पर भूगोल और राजनीति शास्त्र का परस्पर संबंध है। भूगोल राजनीति शास्त्र को प्रभावित करता है, राजनीति शास्त्र जो है वो भूगोल को प्रभावित करता है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा से निपटने का काम सरकार और प्रशासन जो है वो करती है। और दूसरी बात यह है कि जनसंख्या घनत्व को नियंत्रित करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, जलवायु को हमेशा से सिमिलर बनाए रखना, या हम यूं कहें कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर निर्भर करती है। जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो, उसका जो पैमाना है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु हमारी धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, खत्म होती जा रही है जलवायु। और हम देख रहे हैं कि जो बरसात होती है कभी तो अधिक हो रही है, कभी कम पड़ रही, कभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, कभी सर्दी ज्यादा पड़ रही है, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। तो प्रशासन का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि वो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाए और इस पृथ्वी को भी क्या करे, बचाए, जल का संरक्षण करे। इस तरह की चीजें भी सरकार को करनी होती हैं। तो राजनीति शास्त्र भूगोल को प्रभावित करता है, भूगोल राजनीति शास्त्र को प्रभावित करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण दो विषय हैं जो परस्पर संबंधित है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसमें कि भूगोल और राजनीति शास्त्र के बीच में किस प्रकार के संबंध है। राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। राज्य के प्रमुख तत्वों में भूमि एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी मैंने बात करी। भूमि या भूखंड का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। भूगोल का संबंध पृथ्वी, इसके स्वरूप और आकार से है। व्यक्ति पर उन भौगोलिक दशाओं और भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अतः राजनीति विज्ञान और भूगोल में घनिष्ठ संबंध है। मतलब व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है या राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक है उनकी कार्य क्षमता किससे प्रभावित होती है, जलवायु से प्रभावित होती है, या भूगोल उसको क्या करता है,
प्रभावित करता है। आप देख लीजिए कि जिन देशों में ज्यादा गर्मी पड़ती है उन देशों के जो एथलीट होते हैं वो ओलंपिक खेलों में और एशियाई खेलों में पदक जरूर जीतते हैं, चाहे वो सोने का पदक हो चाहे चांदी का पदक हो, लेकिन वो पदक ज्यादा जीतते हैं। उनकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, कार्य क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। फिर देखिए भूगोल का, और एक चीज मैं और भी आपको बताना चाहूंगा कि जब कुवैत को आजाद कराने के लिए मित्र राष्ट्रों की सेनाओं का इराक के साथ में संघर्ष हुआ था, ये बात 1990-91 की है, जब कुवैत के ऊपर इराक ने अपना अधिकार कर लिया था और इराक ने कहा था कि बसरा प्रांत का हिस्सा हुआ करता था कभी कुवैत। तो ये कहा गया था कि अगर गर्मी के दिनों में वो युद्ध चला जाता, गर्मी के दिनों में अगर युद्ध चला जाता तो इराक की सेना जो थी वो निश्चित तौर पर युद्ध जीत जाती, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की जो सेनाएं थी उनमें जो सैनिक थे वो अत्यधिक गर्मी में युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और उस समय की परिस्थितियां और हुआ करती थी जब टेक्निक्स जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी। तो निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ रहा है, युद्ध के ऊपर भी हमने देखा कि प्रभाव पड़ रहा है जलवायु का। तो भूगोल का राजनीतिक जीवन पर प्रभाव, विभिन्न विद्वानों ने इस बात का पुरजोर समर्थन किया कि किसी राज्य की भौतिक परिस्थितियों और भौगोलिक दशाओं का वहां की शासन व्यवस्था, शासन की नीतियों, कार्यों तथा उस राज्य के नागरिकों के चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। प्रसिद्ध यूनानी विचारक अरस्तु ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। ये किसने कहा? अरस्तु ने। राजनीतिक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भूगोल का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब शासकों को, प्रशासकों को उनके राज्य की सीमाओं के बारे में पता होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि किस जगह जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, किस जगह प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख रूप से आती हैं, तभी जाकर वो शासन में क्या हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। बोंदा ने भी राजनीति विज्ञान और भूगोल में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया है। हॉब्स से पहले बोंदा ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसी बोंदा की बात कर रहा हूं मैं। बोंदा ने भी राजनीति विज्ञान और भूगोल में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसी प्रकार रूसो ने भी शासन के विभिन्न स्वरूपों एवं जलवायु के विभिन्न रूपों में संबंध स्थापित किया है। मॉन्टेस्क्यू का कहना है राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे प्रदेशों के लिए एवं दास्ता गर्म प्रदेशों के लिए स्वाभाविक है। मतलब दास्ता का संबंध किससे बता रहा है? मॉन्टेस्क्यू गर्म प्रदेशों से। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि कार्य क्षमता ज्यादा होती है जो गर्म देशों में रहते हैं लोग, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जो लोग काले होते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, जहां के लोग रंग से काले हैं, वो लोग क्या होते हैं? दास्ता के बंधनों में बंधे हुए होते हैं। और ये कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता ठंडे प्रदेशों के लिए उपयुक्त है। तो जलवायु का एक तरफ गर्म जलवायु, एक तरफ ठंडी जलवायु, ठंडी जलवायु वालों के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता इनके लिए उपयुक्त है, और गर्म प्रदेश वाले जो देश है, गर्म जलवायु वाले जो प्रदेश है वहां पर दास्ता उपयुक्त है। मॉन्टेस्क्यू ने इस प्रकार से कहा था। तो राज्यों में शांति तथा युद्ध दोनों समय की विदेश नीतियां भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर निर्धारित की जाती है। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं या भू आरूढ़ देश हैं जिनके पास में अपना समुद्री मार्ग नहीं है। भू आरूढ़ देश होने का मतलब है कि उनके पास में अपना समुद्री मार्ग नहीं है, और ये देश समुद्री मार्ग जो है वो व्यापार के लिए किसी और से प्राप्त करते हैं। भारत भूटान और नेपाल को समुद्री मार्ग जो है वो प्रदान करता है व्यापार करने के लिए, और समुद्री मार्ग से किया गया व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता होता है। तो आप देख लीजिए, अगर भौगोलिक सीमाएं इस तरह की हैं हमारी कि हम भू आरूढ़ता की स्थिति में है, तो हमारे लिए व्यापार करना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो नेपाल और भूटान ऐसे ही देश हैं। या फिर कोई जैसे भूटान है, भूटान देखिए कि दो चट्टानों के बीच में खिले हुए फूल के समान है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे अपने जमाने में, नेपाल क्या है? दो चट्टानों के बीच में खिले हुए फूल के समान है। तो अब भूटान ना तो भारत से झगड़ा कर सकता है, ना चीन से झगड़ा कर सकता है। अगर वो भारत की तरफ मिलता है तो चीन उसका दुश्मन हो जाता है, तो उसको अपने आप को निर्गुण बनाए रखना जरूरी हो जाता है। जब भी नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हुआ है तो भारत से उसके संबंध जो है वो क्या हुए हैं? निश्चित तौर पर खराब हुए हैं। संघ व्यवस्था की भी जब हम बात करते हैं तो ये कहा गया कि जो संघ में शामिल होने वाले प्रदेश हैं या जो संघ में शामिल होने वाली इकाइयां हैं वो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के नजदीक स्थित होनी चाहिए। जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भारत था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी संघ का निर्माण किया गया था। तो उस गलती की वजह से
पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर क्या बना था, बांग्लादेश बना था। तो उसी समय पाकिस्तानी संघ का निर्माण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भौगोलिक रूप से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में भारत स्थित था और दोनों के बीच में दूरी थी भौगोलिक रूप से। तो भूगोल कैसे प्रभावित नहीं कर रहा, संघात्मक व्यवस्था के लिए बताया गया कि संघ तब बनेगा जब भौगोलिक रूप से इकाइयों के बीच में दूरी ना हो। और ये भी देख लीजिए कि अगर किसी प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो वहां पर सरकार के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखना कठिन होता है। उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, कितना बड़ा हमारा प्रदेश है, हमारी कितनी बड़ी इकाई है भारतीय संघ की, कितना बड़ा राज्य है। तो उसको 4 भागों में बांटने की बात की जाती है और कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था इसलिए बिगड़ती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटना चाहिए, जो अपने आप में वहां के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरह की बात करती हैं। हालांकि इसके पीछे उनका अपना राजनीतिक उद्देश्य है और छोटे राज्य बनने के भी फायदे हो सकते हैं और बड़े राज्य बने रहने के भी फायदे हो सकते हैं। अब इसका फायदा किस में है अपन इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन भूगोल के कारण जो है वो बहुत चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि जितनी ज्यादा भौगोलिक असमानता होगी, मतलब जितना बड़ा प्रदेश बड़ा होगा, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उतना ही ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। प्रशासन को उस कोने कोने तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जैसे राजस्थान में जैसलमेर देख लीजिए आप। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भूगोल और राजनीति शास्त्र का परस्पर संबंध होता है। अब देखिए कि राजनीति शास्त्र जो है वो अपने आप में एक ऐसा विषय रहा जो निश्चित तौर पर भूगोल से अविच्छिन्न रूप से क्या है, जुड़ा हुआ है। उसकी किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल पर निर्भर करती है। अगर प्राकृतिक संपदा है किसी राष्ट्र के पास में तो उसकी राष्ट्रीय आय पर इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपत्ति होने का मतलब यह नहीं है कि वह अपने आप में शक्तिशाली होगा, बल्कि उसके दोहन की भी उपयुक्त क्षमताएं राज्य के द्वारा क्या की जानी चाहिए, विकसित की जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, राजनीति शास्त्र और भूगोल के बीच में जो परस्पर संबंध है एक बहुत बड़ा विषय है, जिसके ऊपर हम जितनी बहस करें या जितना हम अध्ययन करना चाहें उतना हम अध्ययन कर सकते हैं। भू राजनीति विषय जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है जो बताता है कि दोनों में महत्वपूर्ण संबंध जो है वो देखने को मिलते हैं। एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मध्य एशिया या जो सेंट्रल एशिया है, जहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है, जहाँ पेट्रोल का भंडार है, कच्चे तेल का भंडार है, उस भाग के ऊपर, सेंट्रल एशिया के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है वही दुनिया की महाशक्ति बनता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का मर्म स्थल है। अफगानिस्तान के ऊपर जब सोवियत संघ का अधिकार हुआ 1979 में, तो अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार करने के बाद सोवियत संघ जो था वो अमेरिका के ऊपर शक्ति की दृष्टि से हावी हो गया और उसी की तूती बोलने लगी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और अफगानिस्तान में से सोवियत सेनाओं को वापस बुलाया गया, तो उसके बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। इराक के खिलाफ अमेरिका क्यों है? इराक के तेल के कुओं का, कुवैत के तेल के कुओं का उपयोग जो है वो अमेरिका अपने पक्ष में करना चाहता है। उसने इराक में अपनी पसंद की सरकार बना ली, उसने अफगानिस्तान में अपनी पसंद की सरकार बना ली है और वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपने राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तो बहुत बड़ा विषय है भूगोल और राजनीति शास्त्र के बीच में जो परस्पर संबंध है, लेकिन आप प्रथम वर्ष में पढ़ते हैं तो आपके लिए इतनी जानकारी काफी है। आज के लिए बस इतना ही।